आज के इस विशेष कार्यक्रम में युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी को सादर नमन करते हुए मैं सबसे पहले साध्वी श्री संगीत श्री के चरणों में अपना नमन करती हूँ और बिना किसी का नाम लिए हुए, जिसका नाम ले लूँगी अच्छा लगेगा, नहीं ले लूँगी वो नाराज हो जाएगा, तो बिना नाम लिए हुए अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल और जैन श्वेतांबर 13 पंथ महिला मंडल यानी पूरी मंडल के एक एक सदस्य को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। जब मैं अखिल भारतीय अध्यक्षा जी को सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि इन्हीं को सुनते रहे, हमारी जरूरत ही क्या, इतना अच्छा बता रही थी वो। और उसमें एक पंक्ति आई थी सुनीता जी, पश्चिमी दिल्ली में जब आप लोगों ने कार्यक्रम किया था, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मुझे लगता है आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, भारतीय महिला के आगे चुनौती, वर्तमान समय में भारतीय महिला के आगे सबसे बड़ी चुनौती है अपना, सबसे पहले अपना अस्तित्व, क्योंकि आजकल हम सब लोग बंगाल में जो ट्रेजेडी हुई है उसको हम देख रहे हैं, और उस वातावरण में रहकर कैसे हमने परिवार बनाना है। क्योंकि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि माता निर्माण करने वाली होती है, माता निर्माता भवती। माता किसका निर्माण करती है? माता अपना निर्माण करती है, माता अपने परिवार का निर्माण करती है, माता समाज का निर्माण करती है और अंततोगत्वा राष्ट्र का निर्माण करती है। क्योंकि मेरे इधर पूनम पाटिया जी बैठी हुई हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि किस तरह से भारतीय स्त्री जो है, एक समय हमने देखा ये देश बहुत पुराना देश है, इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है, ये राष्ट्र वो राष्ट्र है जिस राष्ट्र में किसी परिवार की कल्पना महिला के बिना हो ही नहीं सकती। उसी राष्ट्र में 800 से 1000 साल का समय ऐसे आया कि महिला के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम कहते हैं भारत स्वाधीन हो गया, लेकिन मुझे भारत स्वाधीन नहीं लगता। आज की पढ़ी लिखी महिला भी स्वाधीन कैसे हो सकती है, जो रात के अंधेरे में अकेली सड़कों पर निकल ना सके, जो सुबह के उजाले में अकेली सड़कों पर जाकर निर्णय ना ले सके, जो परिवार को अपने निर्णय के अनुसार चलाना। तो सबसे बड़ी चुनौती है, कहने को हम बड़ी जल्दी खुश हो जाती है महिला, हमें संसद में 33% आरक्षण मिला, हम कितनी खुश हो गई कि हमें आरक्षण मिल गया। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, महिला को तो विधाता ने बनाया ही देने के लिए। मैं आपको बताऊं, जिस समय ईश्वर जो है, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर सृष्टि का निर्माण कर रहा होगा, ईश्वर ने सब कुछ बांट दिया होगा, ईश्वर ने एक विशेष पुरुष प्रधान अंग की भी रचना कर दी होगी। फिर ईश्वर को लगा होगा कि जब जब सृष्टि डगमगाएगी, जब जब ये पुरुष समाज डगमगाएगा, जब जब इसको शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जब जब इसको ममता की आवश्यकता पड़ेगी, जब जब इसको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, इस सृष्टि में इसको संभालने वाला कौन होगा? तो विधाता ने महिला का निर्माण कर दिया, धरती पर महिला को भेज दिया। चुनौतियां आएंगी, हम स्वीकार करेंगे। बहुत ही सुंदर अभी आपने कहा ये बात, और शायद यहाँ बैठी पूरी परिषद इस बात से मुझे लगता है रेजोनेट करती होगी, आपकी बात का समर्थन करती है। मेरा दूसरा जो प्रश्न है सुप्री जी आपसे है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल वुमेन्स के लिए, क्योंकि आप योरसेल्फ बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन्स के लिए हम सामाजिक स्तर पे या प्रोफेशनल जहाँ वो वर्क करती हैं कि वर्क एरिया में कैसे एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ वो सेफ लगे? ये तो आपने सवाल बिल्कुल ही मेरे दिल का किया है, क्योंकि कहीं तो बिल्कुल आपकी शुरुआत बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ देखते कि साध्वी जी से हर एक ऑर्गेनाइजर ही यहाँ की वुमन है, और ये वुमन ही इकट्ठे मिलकर एक बहुत मुट्ठी बना रही है, और यही हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली कार्यस्थल पर। जब हम एक कार्यस्थल पर जाएंगे तो हमारे लिए इक्वल रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। Males to females and females to males। जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे बिना जेंडर को देखते हुए,
ये समझते हुए कि हाँ हम सब में उतनी ही बुद्धि है। क्या एक घर में बैठी महिला एक मैनेजर नहीं है? आप सभी, हम सभी जब घर में बैठ के पूरा घर चला सकते हैं, जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को इतनी अच्छी वैल्यूज दे सकते हैं, तो क्या हम अपने डिसीजन एक वर्क प्लेस स्तर पर जाकर नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों को इक्वल पार्ट प्ले करना पड़ेगा। जहाँ हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जहाँ पे कि सभी आगे बढ़ के काम कर सकें और कलकत्ता जैसी चीजें कभी कहीं किसी भी लेडी के साथ दोबारा से ना हो। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। जैसे कि नमन जी आपने बात की संस्कारों की, कि एक माँ की भूमिका में संस्कार देती है, तो आजकल अक्सर ये कहा जाता है कि जो बेटियां पढ़ लिख जाती हैं तो वो घर की जिम्मेदारी को अवॉइड करना चाहती हैं, यानी उच्च शिक्षा में ये माना जा रहा है कि उच्च शिक्षा पारिवारिक दायित्वों से विमुख कर रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी ऐसा नहीं है, कुछ शिक्षक जो है वो जिम्मेदारियों से विमुख नहीं कर रहे। हम भूल गए शिक्षक जो है वो किसी डिग्री का नाम नहीं है। आपने देखा अभी जो है पेरिस से ओलंपिक हुए, उन ओलंपिक्स में क्या हमारी बेटियां जो है वो नहीं गई? बेटियों ने जाकर जैसा प्रदर्शन किया, क्या उससे भारत गौरवान्वित नहीं हुआ? हाँ जी, आज पूरे भारत की चिंता है कि भारत में संस्कारों के लिए जाना जाता था। भारत में जो गांधी मैत्री हुआ करती थी, रानी लक्ष्मीबाई में कितनी महिलाओं का हमारा इतिहास बना हुआ है। लेकिन मैं बैठे बैठे जिस समय आदरणीय साध्वी श्री को सुन रही थी और मैंने सरिता डागा जी को जब सुना, तो मैं भी बैठे बैठे सोच रही थी कि आज भारत में अधिकांश घरों में, अधिकांश में नहीं, घर घर में कार आ गई, लेकिन उस कार ने हमें संस्कारों से दूर कर दिया। हमारे पास बहुत सी सुविधाएं आ रही हैं। आज हम पढ़ना लिखना डिग्रियों को मान लेते हैं। सुनीता जी, क्या जब अन्य जितने लोग हैं, आप सब भी जो मेरी पीढ़ी वाले लोग हैं, क्या हमारे माता पिता हमें स्कूल में डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, ये बनाने के लिए लेकर जाते थे? नहीं, वो स्कूल में लेकर जाते थे कि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर थोड़ी सी समझ विकसित कर लेंगी, पढ़ लिख कर अपने बारे में, घर परिवार के बारे में सोच पाएंगी। ये सोचकर हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल लेकर गए। आजकल के पढ़े लिखे पेरेंट्स वो स्कूल किसके लिए लेकर जाती हैं? सबसे पहले वो देखती हैं कि स्कूल वो होना चाहिए जो अंग्रेजी में बच्चे को बोलना सिखा दे। पहली शर्त, अंग्रेजी में बोलना सिखा दे। दूसरी शर्त, जो बच्चे को मॉडर्न बना दे। वो मॉडर्न क्या है? मॉडर्न उसकी सोच, मॉडर्न उसका पहनावा, उसका दिखावा। वो मॉडर्न बनते बनते एक दिन ऐसा आता है, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि भैया तुम हमें कहते हो, हमें तुम्हारे लिए सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, तो फिर मुझे अपना सब कुछ दे दो ना, जो मेरा है वो मुझे दे दो। और जो आपने किया बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैन परिवार अधिक बैठे हुए हैं। आज भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ जितना संयम जैन परिवारों में होता है दूसरे परिवारों में नहीं है। ओम बरम। यही कारण है जैन परिवार संभले हुए हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ी लिखी बेटियों के सामने चुनौती है। आपके लिए उच्च शिक्षा केवल कुछ डिग्रियों का नाम नहीं है, आपके लिए उच्च शिक्षा अच्छा पैकेज मिलना नहीं है। आपके लिए उच्च शिक्षा का नाम है कि आप घर में रहकर, बाहर रहकर पढ़ाई लिखाई करेंगी और घर के परिवार में, समाज के परिवार में, घर और परिवार, घर और समाज, घर और राष्ट्र में एक सेतु का काम करेंगे। और जब सेतु का काम करेंगे तो हमारा ये परिवार, समाज और आगे बढ़ेगा। तब उच्च शिक्षा किसी तरह की बाधा नहीं होगी। बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया है, बहुत ही अच्छी और दिल को छूने वाली कई बातें आपने जवाब में समाहित की, बहुत ही अच्छा। मेरा जवाब आज मेरा कोई प्रश्न आपसे है और मैं जवाब चाहूँगी आपका इस पर कि
मेरे को एक मन में कई बार बात आती है कि अगर हम चाहते हैं कि बहनों के लिए या नारी शक्ति के लिए भी चीज़ें हो तो वो तभी पॉसिबल है जब फ्रॉम द टॉप डाउन द लाइन अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, अगर वहाँ कुछ ऐसे नियम कायदे बने जो बहनों तक या हमारी जो वुमेन पावर है उन तक पहुँचे, तब वो हमारे लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें फाइट करना पड़ता है कई चीज़ों के लिए, हमारी बेसिक बातें रक्षा के लिए करें और बेसिक यूटिलिटी के लिए भी डाउन द लाइन तक चीज़ें नहीं पहुँची। तो आपको बतौर ब्यूरोक्रेट आप ऐसा क्या लगता है कि ऐसे क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? 33% रिजर्वेशन की बात तो अभी हम सब ने सुनी, उसके अलावा ऐसे क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे नारियों का जो हमारी बहनों की जो लाइफ है वो और बेटर हो सकेगी? आपका प्रश्न कुछ अलग लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर राय देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं माता श्री के चरण में वंदन करना चाहती हूँ और आप सबका अभिवादन भी करती हूँ। देखिए, आपने ये जानना चाहा कि सरकार में और ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे नारियों को और अच्छा बेहतर स्थिति मिल सके। फिर इस बात पर मेरे पास 4 लाइनें आप सुनना चाहिए, मैं ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। देखिए, एक दिन बैठा मैं समंदर तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की कथा। एक कागज की लिखी कश्ती कभी थी छुपी जिसने पहाड़ों की व्यथा, और बोझ इतना धरकर मुझे अचरज हुआ, चढ़ रही है किस तरह यह हार में। वह हंसी बोली, चलती चाह में, आदमी चलता नहीं संसार में। तो ये चाह है हमारी खुद की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि हमें अपना मकान निर्धारित करना है, उस पर विचार करना है और उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो ये मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने यहाँ सरकारी कंपनी में काम कार्यरत हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि सरकारी तंत्र में महिलाओं के लिए नौकरी करना एक सुरक्षित और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने कदम कदम पर कई जगह महसूस किया कि हमें कुछ महिला होने के नाते अतिरिक्त सम्मान दिया जाता है। ऐसा मेरा अपना भावना है, क्योंकि जब हम बड़े भी हो गए तो ऐसा लगता है कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि फिर इकट्ठे पड़े। बड़ी खुशी होती है, कहीं कोई छोटापन महसूस नहीं होता और सभी लोग बड़े और छोटे बराबर दृष्टि से हमें अच्छे मुकाम पर देखकर खुशी जाहिर करते हैं, सम्मान महसूस कराते हैं। मुझे लगता है कि और जहाँ तक आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण वही मैं कहना चाहूँगी कि जैन समाज को कुछ समय पहले अल्पसंख्यकों में भी आरक्षण दिया गया था। हम में से कितने लोग उसका फायदा उठा रहे? नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि जैन समाज की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपने आप को अपना खुद को अपने बल पर अपने दम पर एक मकाम पे रखना चाहता है। वो किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो किसी से दया ले। हम कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं कि हम अपने दम पर खड़े रहें। तो वो आरक्षण हुआ ज़रूर किसी की वजह से हुआ, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उसे अपने लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी मानते हैं, उसको छीनने झपटने की मंशा नहीं रखते। हम लगातार अपनी ही मेहनत पर भरोसा रखकर चलते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ टीका जी? इस बात से सही। तो लेकिन नारियों को आरक्षण दिया भी गया है सरकारी तंत्र में, तो मुझे नहीं लगता हमारे समाज की नारियों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए यहाँ बैठी हुई हैं, वो मानेगी कि यदि वो मेहनत करेंगे और अपनी दिशा निर्धारित करेंगी तो वो ज़रूर मकाम हासिल कर लेंगे। उन्हें किसी आरक्षण के तरफ उस कोटे में आने की उसके सहारे आगे बढ़ने की जरूरत महसूस की है। शायद वो तैयार भी होकर नहीं आया कि जो मैं आरक्षण कोटे का सहारा लें और अपना आगे लेकर जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बड़ी ज़रूरत है। हाँ, अगर आप अन्य संपर्क में बात करें तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक एनजीओ चलाते हैं जो सेक्शुअल हैरेसमेंट के महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट जो हैरेसमेंट है, इस पर बहुत गहन आपका कर रहे हैं।
तो एक एनजीओ की क्या भूमिका है महिलाओं को सशक्त बनाने में? आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा और ये हमारे दिल के बहुत करीब है। कोई भी चीज, जैसे कि पहले भी कहा गया, एकदम से रातों रात नहीं आ सकता। ये बहुत ही डीप रूटेड, डीप सीटेड थॉट्स, कहने का तरीका है हमारा, जो कि हम देख देख कर सीखते हैं, ना कि किसी के बोलने से। तो जो हम चीज़ें रोज देख रहे हैं, उससे हम ये सीख रहे हैं कि यही तरीका ठीक है, लेकिन वो तरीका तो ठीक नहीं है। अगर ठीक होगा तो कोई बड़ा का केस ना होगा। अगर हमें उसको ठीक करना है तो हमें क्या करना है? हम सभी को अपने अंदर कल्चरल चेंजेस लेकर आने हैं, और वो चेंजेस लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हर चीज, हर दिन, हर मोमेंट के डिसीजन को माइंडफुली लेना हमारा काम है। जब हम ये डिसीजन माइंडफुली लेंगे, जब हम अपने घर में बेटे और बेटी को इक्वली ट्रीट करेंगे, जब हम रिस्पेक्ट मांगेंगे और देंगे, जब हम अपनी बाउंड्रीज को ध्यान से एक बनाएंगे, तो उससे हमारे को कल्चरल चेंजेस आएंगे। एक एनजीओ होने के नाते जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, और ये लॉ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट और वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के तहत जब हम बातें करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि कई बार मेल्स हमसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि मुझे एक बार तो बोलना ही पड़ेगा कि सर आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि औरत को कहाँ तक छेड़ लूँ कि मैं इस एक्ट के तहत फंसूँ नहीं। यही चीज तो हमको खुद को सोचनी है कि क्या हम करने से तो आप जेनिज्म में कितना प्यारा बता रहे हैं कि अंदर का जीव जो है सभी का सेम है। अगर हम सब सेम हैं तो फिर किसी और को अलग तरीके से ट्रीट क्यों नहीं करना है हमको? जब हम अपने अंदर की रिलीजन की पूरी तरह से जानेंगे, सिर्फ एक ही नहीं, सभी रिलीजन यही कहते हैं, जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो शायद ये चीजें अपने आप आज नहीं तो कल, मेरा पूरा मानना है कि धीरे धीरे काम होकर खत्म जरूर होगी। We will be living in a better society tomorrow, and we are working towards that. सिद्धि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि घरों से शुरुआत जब हम करेंगे कि बेटा बेटी दोनों को संस्कारित करेंगे। आज जनरली ये कहा जाता है कि बेटियों को संस्कारित बनाओ, बेटों की तरफ ध्यान नहीं जाता, तो उनको भी संस्कारित बनाने की बहुत जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और स्टेटमेंट में आपने किया है डेफिनेटली हमें बेटर टुमारो, होपफुली वी ऑल विल बी हंग्री। तो हमारे बच्चे ऐसे ये सोच सकते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छे परिवेश का निर्माण कर सकें। मेरा क्वेश्चन मैडम आपसे है, कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया मैन्युफैक्चरिंग, तो जो सोशल मीडिया पे हाउ वुमेन आर पोर्ट्रेड इन इंडियन सोशल मीडिया, आपको क्या लगता है हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग द सोसाइटल एटीट्यूड ऑफ द यंगर जनरेशन इन इंडिया? यूथ है, हमारी यंगर जनरेशन है, उनके एटीट्यूड में क्या शिफ्ट आ रहा है ड्यू टू द पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन, जिस तरीके से पोर्ट्रेट की जाती है सोशल मीडिया? हेलो, सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा, फीडबैक बहुत कुछ नया सीखा है। और जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया से हमने क्या सीखा, क्योंकि हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों चीज़ें हैं। सोशल मीडिया आज हमारी बहुत बड़ी पावर है, जैसे कि थोड़े दिन पहले ये शो है डॉक्टर के साथ, आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम लोगों के बच्चों नहीं पहुँच पाते या हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। सोशल मीडिया का ये भी फायदा है कि वो कहाँ है, चाहे वो कोलकाता में है, चाहे वो आउट ऑफ द इंडिया है, लेकिन हम उसकी आवाज़ यहाँ से बैठ के उठा सकते हैं, महिलाओं की आवाज़ यहाँ से बैठ के उठा सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। हम जैसे यहाँ बैठे हैं बातें कर रहे हैं, इसी तरीके से हम सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग या अपनी पोस्ट के थ्रू या स्ट्राइक के थ्रू, सोशल मीडिया स्ट्राइक के थ्रू भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं ये बात छोटी सी 4 लाइनों में कह के पूरा करना चाहूँगी, जो लड़की के लिए है, तू अद्भुत
अपार पार है। तू लिख रही है अपने दुख की दास्तान हर बार। तू तेरे कदमों में छुपी है नई कहानी। तू चाहे तो बदल सकती है सारा जमाना। तू चाहे तो बदल सकती है सारा जमाना। हर मुश्किल को तू अपने सब साथ रख। हर मुश्किल को तू अपने सब साथ रख, क्योंकि तेरा हौसले में छिपी है हर जीत की झलक। तू आसमां की बुलंदी, तू धरती की पहचान, तू खुद में ही है तेरी बात। थैंक यू। बहुत ही सुंदर मैरिज। मेरा अपना क्वेश्चन आपसे है कि ये जो सोसाइटल एटीट्यूड का मैंने अभी क्वेश्चन रखा, यू चेंज यू पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन इन सोशल मीडिया, किसी आप स्किल से है जहाँ पर वो पॉलिसीज के बारे में या चाहे इसके बारे में आप करना पड़ता है, काउंसलिंग देती है ऐसी महिलाओं को कभी ऐसे कुछ केसेस आपके सामने आया है, सी योर एक्सपीरियंस सोशल मीडिया को लेकर इंग्लिश ऑफ सोशल मीडिया जस्ट एज मरियम जी जस्ट सेड बहुत असर डाल रहा है, स्पेशली छोटे बच्चों पर जिन्होंने हमारे जैसा टाइम बिना सोशल मीडिया के देखा ही नहीं है, वो तो बड़े ही इसी में हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नादान होने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी रोल है महिलाओं का घर पर एज मदर्स टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, उनसे बात करना, उनको बताना, ठीक और गलत के बीच के डिफरेंसेस उन लोगों को बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। वर्कप्लेस के भी हम देखते हैं कि जितने यंगस्टर्स आते हैं उनका एटीट्यूड कहीं भी हाथ लगा देना, कमर में हाथ लगा दिया, सेल्फी खींच लेकर पीछे अपनी तरफ खींच लिया, ऐसी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता है। अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोई भी गाली देकर बात कर रही, ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रही और ये विमेन को बहुत हर्ट करता है। इसलिए ये वाली कंप्लेंट्स है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ओल्ड वाले जो लोग हैं बाय एंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपनी मर्यादा ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया से इम्पैक्ट हुए बच्चे आ रहे हैं वो अपनी मर्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम इकट्ठे गए, हमने एक पार्टी करी, हमने ट्रिप कर लिया, कल सुबह जब कंप्लेंट आई थी, अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैंने तो ट्रिप करनी थी। ये एक्सक्यूजेस, ये चीज़ें समझना अपने आप में बच्चों के लिए धीरे धीरे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसलिए घर का रोल और ऑर्गेनाइजेशन में HR, लॉयर्स, सभी का रोल, NGOs का रोल, ये सारी चीज़ें इकट्ठे मैटर करेंगी कि हम इसका इम्पैक्ट होने का माहौल है गलत है उसको कम कर सकें। लेकिन जो अच्छी बात है हमारी ने कहा, जो हम शोर मचा रहे हैं आज कोरोना के डॉक्टर के लिए, भगवान करे जल्दी से हमारे मिनिस्टर भी हमारे साथ है, काश हमारे आवाज़ उन तक पहुँचे और हमारे बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन अचीव होने वाले कुछ ऐसे रूल्स आ जाए जो कल हमें बिल्कुल सेफ रखें, जहाँ लड़की को दोबारा सोचना ना पड़े कि मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत ही राइट आपने जो कहने का आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट था, ये बहुत ही मुझे लगता है आज के टाइम में भाषा की है कि क्या मैं घर से निकल सकती हूँ, क्या मैं सेफ को आ सकती हूँ। बहुत कंटिन्यूशन में मैं कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। आज संस्कार और मर्यादा भी होंगे। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही अभी और कानून की बात है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो मैं बहुत छोटी, मुझे याद है अपनी 3-4 साल की उम्र में काफ़ी कितने लोगों को अपने याद है, मुझे घटना
तो क्योंकि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक शिक्षण संस्थान निर्माण में क्या भूमिका हुआ? सुविधा की तरह से ऐसा है, आपके परिवार में माना जाता है कि बच्चे की जो पहली गुरु होती है उसकी माँ होती है। और ये भारत की विडंबना ऐसी बन गई है कि आज की माँ भी बहुत व्यस्त होती है। हमें किसी योग्यता की वैल्यू को थोड़े वैसे कर दिया करते हैं। आज घरों में जो बड़े बड़े माता पिता हैं, जो दोनों नौकरी पर जाने वाले माता पिता हैं, अभी सोशल मीडिया की बात हो रही थी, कुछ बड़े बड़े माता पिता को क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली की हो रही है। आज तो परिवार बहुत छोटे हो रहे हैं। मैं आप हमारा बच्चा पहले कहती होगी कि मैं और तुम बच्चे की बात में दूर रहे, लेकिन बड़ी बड़ी माँ भी क्या करती है, बच्चा रोता है, टीवी में 24 घंटे टीवी चला देते हैं, बच्चे को उसके आगे छोड़ देते हैं, बच्चा सुनता रहता है और माँ अपना काम करती है, माँ अपने मोबाइल में बिजी, सोशल मीडिया। अब घर में माता पिता बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे? जो बच्चा अपने माता पिता को, अपनी माँ को रसोई तक में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, वो माँ अपने बच्चे को कैसे बनाती है? पहला गुरु जो कि माँ बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ को होती है। दूसरा गुरु उसका पिता से अगर बच्चा पहले गुरु माँ से ममता लेता है, दूसरे गुरु से संस्कार लेता है। अब संस्कार देने वाला गुरु सुबह से रात तक घर और बाहर की चक्की में इस तरह से पीसता है, वो कहता है मैं तेरे लिए घर में सुविधा लेकर आऊँ या तुझे संस्कार देने की बात करूँ, तेरी माँ है ना संभाल लेगी। माँ कहती है तेरा पिता है ना संभाल देगा, क्योंकि घर का जो काम नानी दादी करती थी, वो नानी दादी जब से घर परिवार से दूर हुई, भारत के परिवार बिखरने लगे। और तीसरा गुरु जिसे गुरु मान लेते हैं, गुरु है नहीं वो, क्योंकि यार गुरु नहीं रहा, वो टीचर बनते हैं, वो टीचर है उसका। हम सब जो भी कॉलेज से स्कूल से पढ़ाने वाले हैं, सब टीचर बन गए हैं। वो भी क्या करता है, उसको लगता है कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि वो निर्माण नहीं कर रहे। वो तीसरा गुरु भी एक समय वो था जब गुरु जो है शिष्य को जैसा चाहता था बना लेता था। सुनीता जी एक बार क्या हुआ, एक क्लास हो रही थी, गरीब क्लास में एक टीचर बहुत बच्चा पीछे बैठा हुआ था, उससे पूछा कि बेटा ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? उसका क्या होता है, वो कहता है मास्टर जी आप तो मेरे मास्टर हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं तो कच्ची मिट्टी हूँ, मिट्टी को क्या मालूम क्या करना होता है, जो आप बनाओ ये काम गुरु का होता है। लेकिन फिर भी जो शिक्षक संस्थान आज भी बहुत से स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जो बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं। आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ माँ संस्कार देने का काम कर रही है, जहाँ पिता गरीब बच्चों का, लेकिन उसका प्रतिशत जो है वो कम होता जा रहा है। रही बात सोशल मीडिया की, अगर मेरे और आप जितने बैठे हुए लोग हैं, अगर सोशल मीडिया हमने इस्तेमाल नहीं किया तो बच्चे रहे। कोई भी चीज जो होती है ना, अगर उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे वो अच्छी है, खराब इस्तेमाल करेंगे, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बैठे बैठे मोबाइल। ये जो हर समय की जो आदत है, जब ये आदत लत में परिवर्तित हो जाती है, लत किसी भी नशा किसी भी नशा अगर करना है, ऐसे कार्यक्रम में आना, नशा अगर करना है तो अच्छा मनुष्य बनने का नशा लीजिए, देखना किस तरह वो नशा छोड़े, ध्यान बदलेगा। मैं एक बात और कहूँगा, मेरा ये अपना मानना, इस राष्ट्र में अगर एक इंजीनियर एक गलती करता है क्या करेगा? किसी एक बिल्डिंग का नुकसान करे, थोड़ा सा नुकसान करेगा। अगर एक डॉक्टर कुछ एक डॉक्टर गलती कर देता है वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक मरीज मरेगा, 2 मरीज मरेंगे। ये लोग नुकसान करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन याद रखना भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि इस राष्ट्र में जब भी कोई महिला गलती करती है तो सदियों का साथ। इसलिए आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, सभी महिलाओं से
सकता मैं आगे पूरा बहुत बहुत सुंदर। हमारे बीच डॉक्टर पूनम माटिया भी आई है, बहुत प्रबुद्ध और बहुत ही साहित्यिक अभिरुचि वाली महिला। तो एक प्रश्न मेरा उनसे है कि जो महिला सशक्तिकरण है उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सही मायने में महिला को सशक्त बनाते हैं? इन चीजों को आप मानती हैं कि वो सही मायने में महिला को सशक्त बनाते हैं? क्योंकि जैसा कि हमारे सरिता की डाला ने मन से कहा कि सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करना इसका मतलब ये नहीं कि हम सशक्त हो गए, या सिर्फ हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर हमारी आ गई तो हम सशक्त हो गए। तो सही मायने में एक संपूर्ण सशक्त महिला आप किसे मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मंजिलें करीब आ जाती हैं, अगर हौसले हो बुलंद तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। और सशक्तिकरण की तो बात यह है कि सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि महिलाएं झंडा लेके निकल जाए कि हम महिलाएं हैं, हमारे साथ एक खास होना चाहिए। ईश्वर ने महिला और पुरुष दोनों को बनाया है, दोनों को अलग कैपेबिलिटीज अलग होती हैं और इसलिए दिए हैं कि जो जिसकी जैसी काया है वैसा ही कर्म है। तो सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को धक्का देके आप आगे निकल जाओ। सशक्तिकरण ये होता है कि अपने गुणों को पहचानो, अपने अभी रमा जी भी कह रही थी, अपने गुणों को पहचानो, अपने गुणों को पॉलिश करो, अपने ही लिए बार रेस करो। आज हमने ये किया है, कल हम ये करेंगे। किसी से स्पर्धा की जरूरत नहीं है, आगे बढ़कर किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। सशक्तिकरण ये होता है कि खुद को आप इम्प्रूव करें, अपनी क्वालिफिकेशंस को बढ़ाएं, अपनी सोच को समृद्ध करें, अपने लिए कुछ ना कुछ नया करें। जैसे कि अभी मैं एक पुस्तक लिख रही हूँ जिसमें डिप्रेशन और मिडिल एज वुमेन, अब 60 से खुशहाली की ओर। तो उसमें यही है कि आप अपने आप को, अपने गुणों को एक्सप्रेस करें और अपने गुणों को विकसित करें और साथ ही साथ अपने गुणों का विस्तार करें। कैसे करेंगे? अपने बच्चों को संस्कार, अपने बच्चों को अगर आप संस्कार देंगे तो वो जैसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है धीरे 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 बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है कई गुना बढ़ता है। तो जब हम अपने अगली पीढ़ी को संस्कार देंगे तो वो हमारा ही सशक्तिकरण है। और यहाँ समय कम है, नहीं तो मैं और भी कुछ कहती। जिंदगी को आजमाना चाहती हूँ मैं, गमों में मुस्कुराना चाहती हूँ, और ये मेरा सिलसिला नहीं अल्लाह की है, यानी कि जब मैं छुट्टी हूँ ये मेरा शिष्टाचार है, यूँ तो मैं भी सर बनाना चाहती हूँ। तो महिलाएं अपने आप में ही बहुत सशक्त होती हैं और उनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पढ़ाई से ही सशक्त होती है। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी वो हमेशा से ही सारा घर का हिसाब किताब खुद चला लेती है। तो सशक्तिकरण का मतलब कतई ये नहीं है कि आप महिला का झगड़ा उठा के करें, आप अपने आप को विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। The last question और मेरे चारों पैनल से मैं कहना चाहूँगी आज के सत्र का, महिला परिवार की दुश्मन ऐसा कृषि आपकी हमने बहुत बड़ा सुना है। तो मेरा ये मानना है कि आप हमें हमेशा जरूर करें। तो मैं आप चारों से इसमें आपके विचार जानना चाहूँगी, the role of men in women empowerment। जो हमारे मंच का वर्क है, हमारे जो साथी वर्ग, हमारे पुरुष वर्ग, उनका क्या रोल है विमेन एम्पावरमेंट में, महिलाओं को आगे लाने का? जब हम कहते हैं कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम रियलिटी में इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं। हम उसमें जेंडर को ना ही लेकर आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए आई थिंक द फैक्ट कि हम एक दूसरे को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं लॉ को भी देखूँ जहाँ वो कहता है चाइल्ड केयर लीव केवल महिला के लिए है, मैं इसको 2 कदम आगे सोचती
भी हो सकता है, उसका पति भी हो सकता है, उसका सब कोई भी भाई रक्षाबंधन आप लोगों ने है, भाई बहन का त्योहार किसी से लेकिन कष्ट नहीं है। अभी अभी जो आपने कहा कि महिला और पुरुष माता पिता दोनों को चले चले मिल जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चे का जो निर्माण माँ कर सकती है, क्योंकि माँ के पास जितनी ममता है ईश्वर ने उतनी ममता पिता को नहीं। माँ के पास जो सहनशीलता है पुरुष के पास वो सहनशीलता नहीं होती। इसीलिए आप सबने व्यंजन का नाम सुना होगा, कहते हैं जब पुरुष में स्त्री के गुण आते हैं पुरुष देवता हो जाता है, और जब स्त्री में पुरुष के गुण आते हैं स्त्री देवता हो जाता है। दोनों में अंतर है। स्त्री को स्त्री रहने दीजिए, पुरुष को पुरुष रहने दीजिए, माँ को माँ रहने दीजिए, पिता को पिता रहने दीजिए। दोनों मिलकर एक दूसरे के पूरक बनकर साड़ी के दो पहिए बनकर घर परिवार राजभवन के लिए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर विचार आपके। और क्योंकि समय अब हमारा पूरा हो चुका है, साथी श्री जी को भी हमें सुनना है, तो मैं बस आप कंक्लूड करिए आस्था जी, उसके बाद हम अपनी परिचर्चा को समाप्त करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि हमें बनाने में हमारे पिता का जो हमारा वो योगदान है वो शायद और किसी का नाम हो। उन्होंने हमें कौन सी तरह ऐसी है जो नहीं सिखाया, गाना सिखाया, बातें बजाना सिखाया, उन्होंने कविता लिखना सिखाया। याद रखो उन्होंने डांस के अक्षर की को हमें बताते थे, देखो मैं डांस करना ऐसे अपने ऐसे चलना है, कैटवॉक का स्टाइल पापा ने हमें बताया कि अगर कैटवॉक और प्लीज वॉक सिखानी है उसके ऊपर बैलेंस करके छोड़ो, हमारी चाल हमेशा सीधी रहेगी। तो पिता का योगदान वहाँ पर बहुत अधिक है, लेकिन मैं अपनी बड़ी को कभी नहीं बोल सकती। बात महिला सशक्तिकरण की है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, वो 7 क्लास की बच्ची थी, तो पढ़ने से उसको बहुत ही होती थी, वो नहीं पढ़ पाती। लेकिन जब हम पढ़ते थे, यहाँ देखिए माओ को सीखने की बात है, मैं बहुत हैरान हूँ आज तक इस बात को लेके कि जब हम रात को जाग के पढ़ते थे बोर्ड एग्जाम में, तो मेरी मम्मी रात को 2:30 बजे 3 बजे की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? वो तो आराम से सो सकती है, उनका एग्जाम नहीं था, लेकिन वो हमारे कारण जल्दी हुई है। जब तो उनको दिन में भी मेरा काम होता है वो सोच सकते, वो बात आज तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जब मेरे बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैं नहीं चाहती, तो मैं अपनी मम्मी को उस लड़की को कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने ना पढ़े वो काम किया जो हम पढ़ने के लिए नहीं कर सकते। ये क्या जो बात कर रहे थे वो मैंने अपनी मम्मी को देखी है, वो मेहनत करती है। और एक तीसरा मनुष्य जो जीवन में आता है वो हो गए हमारे पति। मैं अपनी शादी के बाद से लेकर वक्त तक बहुत सारा करने का अपने पति को देना चाहती हूँ। और ये वो समय आता है, उन्होंने हर कदम पर मुझे मदद की है। मैं जब नौकरी लगी तब हमको ससुराल छोड़कर लोग जयपुर शिफ्ट हुए। मेरी बिल्कुल साहस नहीं था कि मैं जाके एक नई जगह पे एक नौकरी ज्वाइन करूँ। सिर्फ पति का संपर्क नहीं था, मैं सारे रास्ते जाकर बस पर रोते रोते मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, अकेले वहाँ पर दोनों रह जाएंगे, वो पति से सारे रास्ते बस में रोती रही। मगर से वही का साहस करने का और वही बात आज तक करते हैं। जब मुझे यहाँ बनाने कहीं भी करना है वो हमेशा एक साथ तो वही योगदान मतलब दो पहले क्वालिटी जो होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़की प्यार करके आ सकती है, कहीं जाने का भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि जहाँ मैं पता कर सकता हूँ तो ये सेम करना कि कोई बारिश है बराबर का। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। आज के हमारे सभी पैनलिस्ट का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज आपने नारी सशक्तिकरण पर, महिला समाज पर हमारे प्रश्नों का इतना सटीक और इतना क्योंकि कार्यक्रम अभी और बाकी आप सभी